रेणुका जी ने जिन बच्चों को अपने पति के साथ मिलकर पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चे रेणुका जी के पति के मरने के बाद उन्हें 4-4 महीने अपने पास रख रहे थे। अगर एक भी दिन ज़्यादा हो जाता तब वह उन्हें खाने को भी नहीं देते और कहते कि दूसरे के घर में जब जाओगे तब वहीं जाकर खाना। तीनों बहुएं उन्हें अपने घर में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में वह उन्हें रख रहे थे। तब भी उनसे घर के सारे काम कराती थी और खाने के लिए बासी खाना ही देती थी। बेटे ऐसे थे कि वह अपनी पत्नियों को कुछ कहते भी नहीं थे, वह तो उन्हीं के कहे अनुसार चलते थे। अगर कभी रेणुका जी अपने बेटे से कुछ कहती भी तो वह सुनते ही नहीं थे। रेणुका जी जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उनके पैर वहीं ठिठक गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर रेणुका जी के होश उड़ गए। अपने पिता के जाते ही इतनी जल्दी रंग बदल दिए। बेटे बहू को जो माँ उन्हें जाड़े में रजाई से बाहर कदम भी नहीं रखने देती थी, वही बच्चे अपनी माँ को इस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अंदर से बेटे बहू की बेशर्मी की तरह हंसने की आवाज़ आई तो रेणुका जी का खून खौल उठा। तभी खुद को संभालते हुए वह एक कठोर निर्णय पर पहुंची और जैसे ही रेणुका जी उनके सामने आई तो उनको देख बेटे बहू के होश उड़ गए। तभी बड़ा बेटा बोला, माँ आपने इन सबको क्यों बुलाया है? हाँ माँ जी, हम तो बस आपके कमरे में आपका ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे, आपको अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक चाटे की आवाज़ से बड़ी बहू पूजा ठिठक गई। खबरदार, अगर अपने मुंह से मुझे माँ कहा तो। माँ आपने पूजा को थप्पड़ कैसे मारा? बड़ा बेटा रेणुका जी पर चिल्लाता हुआ बोला तो रेणुका जी ने एक तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपने बेटे बहू कहने पर, लेकिन बस अब और नहीं, अब तुम लोगों को सबक जरूर मिलेगा ताकि और माएँ अपनी ममता में अंधी होकर अपने बहू बेटों से धोखा ना खा सके। इतना कहकर रेणुका जी अपने पति अशोक जी को याद करने लगी। अरे रेणुका जी, आपको कितनी बार कहा है इतनी ठंड में बाजार से सब्जी लेने मत जाया करो, तुम्हारे घुटनों में दर्द फिर से बढ़ गया तो मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाजार से सब्जी लेकर आती हुई रेणुका जी को अशोक जी ने डांटते हुए कहा, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बुढ़ापे में मैं ही अब तुम पर बोझ बन गया हूँ। भगवान उठा क्यों नहीं लेता मुझे? आप ऐसा मत बोलिए जी, एक आप ही का तो सहारा है जिससे मेरी सांसें चल रही हैं और आप मेरी चिंता मत कीजिए। तू मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि एक नौकरानी रख लो, पर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी एक भी बात? अशोक जी नम आँखों से बोले, कैसे विश्वास करें पराए लोगों पर? हम तो अपने खून से ही विश्वासघात खाए बैठे हुए हैं। कहने को 3-3 बेटे हैं पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अपना पेट काट काट कर तीनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटे तो बड़े अफसर बन गए, पर आज देखा तो मन कुंठित हो जाता है कि मेरे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। यह कैसी विडंबना है। बचपन में जिन बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने देते थे, आज बुढ़ापे में हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख नहीं दे पाए।
शायद हमारे ही पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। रेणुका जी बोली, आप अपना मन मत दुखाएं जी, वरना आपकी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाऊं रेणुका, मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। आप ऐसा मत बोलिए, और जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती वह भी तो अकेले रहते हैं। रेणुका जी ने अशोक जी का हाथ पकड़ते हुए कहा और अपने अतीत में चली गईं। जब वह बड़ी बहू बेटों के घर रहने के लिए गए थे, उस दिन बड़ी बहू दंदनाते हुए बोली थी, अपने माँ पापा जी को मंझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो। मैं इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियां तो ऐश कर रही हैं और मैं इन बूढ़े बुढ़िया की सेवा में लगी रहती हूँ। उनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे पूरा दिन घूमती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए आज़ादी चाहिए, और खर्च का तो कोई अता पता ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। उनकी दवाइयाँ और फल सलाद इतने महंगे आते हैं। कहते हैं कभी जूस बना कर दो तो कभी दलिया बना कर दो। यही काम करते करते पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी और दलिया भी बनाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी भी है या नहीं? अपनी पत्नी पूजा की बातें सुनकर शोभित बहुत बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरी तरफ सुबह की किचकिच शुरू हो जाती है। माँ पापा जी जब भी रहने आते हैं वह बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है और उसका मूड भी बहुत खराब हो जाता है। कभी वह बच्चों पर गुस्सा करती है तो कभी अपने पति शोभित पर चिल्लाती रहती है। उन सब पर डाल डाल कर वह अपने सास ससुर को ही सुनाती रहती है। अब बेचारे उनकी भी मजबूरी थी, वह भी कहाँ जाएं। उनकी भी उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया भी नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वहीं उन्हें दुनिया भर के ताने सुनाते रहते। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता था। रेणुका जी को घुटनों में दर्द रहता था और ससुर जी अशोक जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से वह चिड़चिड़ करती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाई भी चाहिए थी। उसका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्चा वही उठाएगा। अब अशोक जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। अशोक जी ने जब अपने बेटे से चश्मा बनवाने के लिए कहा तो पूजा ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़े ही दिनों बाद मंझले बेटे आशीष के घर जाने वाले थे तो वही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए पूजा झुंझला रही थी। मंझले बेटे आशीष को घूमने जाना था तो वह चला गया और इधर रेणुका जी और अशोक जी को रहते हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। रेणुका जी और अशोक जी के 3 बेटे थे, शोभित, आशीष और सतीश। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छी से परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। अशोक जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसलिए प्राइवेट नौकरी में ही छोटे बड़े कर्ज से बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों को अच्छे से रखा। वह दिन रात की
तोड़ मेहनत करते ताकि परिवार चला सकें। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्चे उठाए। यह बात अलग थी कि इसी कारण वह अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। अपनी नौकरी की सारी बचत उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और कैरियर पर खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे शोभित की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी थी। शोभित की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी थी पर कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और शोभित अब इस घर में रहना नहीं चाहता। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया तो सब ने सोचा कि अब सब मिलकर उस बड़े घर में रहेंगे। शोभित की शादी हुई और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादा जी के निधन पर भी वह पूरी रात नहीं रुका। शोभित और पूजा सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उस फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मझले बेटे की अलग ही कहानी है। वह कॉलेज में सीमा से प्यार करता था और सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर जमाई बनकर रहेगा। तो आशीष ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सीमा से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुराल में ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वह बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। अशोक जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने शोभित और आशीष से मदद करने को कहा पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। रेणुका जी ने अपने गहने बेचे तब जाकर सास का इलाज करवाया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। तीसरा बेटा सतीश भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। अब अशोक जी ने सोचा कि अब मेरे दिन फिर जाएंगे पर वह भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब बड़े भाइयों को माँ पिताजी की ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों करूँ। उनसे कुछ महीने नौकरी की थी और वही ऑफिस में काम करने वाली लड़की नम्रता से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए तो फिर वह कभी वहाँ जाकर रहना भी पसंद नहीं करते थे। अशोक जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला वह उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंक से बच्चों की पढ़ाई और कैरियर के लिए लिया था वह सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों को कहा कि अब हम दोनों तुम तीनों की जिम्मेदारी हैं। तुम्हें अपने माता पिता जी का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा पढ़ने में और यह मकान भी तुम लोगों का कर्ज चुकाने में बिक गया। तीनों बेटा और बहू ने मिलकर फैसला किया कि माँ पिताजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरा और फिर तीसरे बेटे के घर पर रहेंगे। शोभित के घर में रहते हुए उनका 4 महीने 4 दिन हो गए थे पर आशीष लेने नहीं आया। इसी बात पर पूजा गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ पर छोड़ गए। 4 दिन से ऊपर हो गए। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से खाना मंगवा कर खा लिया करूंगी।
बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर रेणुका जी की आंखें भर आईं। माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों तक पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ रेणुका जी, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और यह तीनों अब हमें आंख दिखाने लगे हैं, हमसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, 2 रोटी क्या देते हैं, ताने देकर सीना छलनी कर देते हैं। 4 दिन ज़्यादा रह लो तो खर्चा गिनवाने लग जाते हैं। भगवान ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी ना दें। और अशोक जी एकदम से चुप हो गए। 4 दिन बाद आशीष माँ पिताजी को अपने घर ले गया। माँ पिताजी, आपके रहने की व्यवस्था मैं घर के पिछले वाले एक कमरे में कर देता हूँ, वहाँ रह लीजिएगा। आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना। इतना कहकर आशीष वहाँ से चला गया। सुबह शाम नौकर चाय पानी खाना रख जाता। रेणुका जी तो यह सोच कर आई थी कि आशीष के बच्चे को गोदी में खिलाएंगी, पर उसके बच्चों को तो यहाँ आया संभालती है। उसके बाद सीमा बहू आशीष के साथ ही बिजनेस करती है। दोनों को पीछे वाले कमरे में घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। आशीष एक बार पीछे कमरे में छोड़कर क्या आ गया, वह दोबारा आया ही नहीं। और सीमा तो अभी एक बार भी उनसे मिलने या आशीर्वाद लेने नहीं आई थी। एक सुबह रेणुका जी पीछे टहल रही थी तो उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी, तो वह अपनी ममता को रोक नहीं पाई और अंदर चली गई और उसे खिलाने लगी। लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे गोद में लिया और उसकी नाभि पर हींग का घोल लगा दिया तो कुछ ही देर में वह चुप हो गया और हंसने लगा। तो वह उसे लाड़ प्यार करने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और सीमा ने जब बेटे को अपनी सास के हाथों में देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगी, आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ साफ हैं या नहीं? आशीष कुछ नहीं बोला। रेणुका जी रोते हुए पीछे कमरे में आ गईं। आज वह फूट फूट कर रोईं। बड़ी मुश्किल से अशोक जी ने अपनी पत्नी रेणुका को संभाला। उन्हें पता था जहाँ 2 बेटे के घर पर वह बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी दुर्गति होने वाली है। सतीश और नम्रता नौकरी करते थे। उसके घर खाना बनाने वाली आई थी। सुबह 6 बजे की रोटियां बनाकर चली जाती थी। रोटियां भी इतनी पतली होती थी कि वह 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनाती थी। 2-2 रोटी वह भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने बहू बेटों से कहा कि रोटी कम पड़ती हैं, ज़्यादा बनवाया करो। तो नम्रता गुस्से में दंदनाती हुई आई और बोली, आप तो दिन भर घर पर बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा खाना खाओगे तो बचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए, ऊपर से बीमार पड़ गए तो दुनिया भर का खर्चा हो जाएगा। बहू की ऐसी बातें सुनकर अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर अशोक जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तीनों बेटे को बुलाकर अपना फैसला सुनाते हुए बोले, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे घर में रहकर हम दोनों अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तीनों ऐसे खाना देते हो जैसे कोई हम पर एहसान कर रहे हो। मैं अपनी सारी जिंदगी घर की दौलत तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। क्या कहते थे तुम लोग कि पापा मम्मी
आप लोग हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दीजिए और हम साथ में अपने घर और अपने शहर में रहेंगे। और मैं भी तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया, लेकिन तुम तीनों इतने एहसान फरामोश निकले कि हमें 2 वक्त की रोटी को भी तरसा दिया। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम हमारे रहने की व्यवस्था करो, एक नया घर खरीद कर दो। मुझे और तुम्हारी माँ को अपना घर चाहिए और उस घर का बिजली का बिल और राशन खाने पीने की व्यवस्था तुम तीनों करोगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम तीनों के ऊपर केस कर दूंगी, भरण पोषण के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दूंगा। बोलो क्या फैसला है? अगर तुम लोग नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही तीनों अपने पिता का फैसला मानने पर मजबूर हो गए और तीनों ने कुछ ही दिनों में उनके रहने की व्यवस्था कर दी और पति पत्नी अपने घर में वहाँ इज्जत से रहने लगे। रेणुका जी भी खुद को बिजी रखने के लिए घर पर रहकर ही खाने पीने की सामग्री बनाने लगी। धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे अचार पापड़ के ऑर्डर मिलने लगे, जिसके कारण उनका खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से लौट आया और बेटे भी खर्चा पानी भेज देते थे। उनकी मजबूरी थी भेजना, वरना ऐसे नालायक बेटे शायद ही किसी को 2 वक्त की रोटी दें। अशोक जी के खांसने की आवाज़ से रेणुका जी ख्यालों से बाहर आईं और उन्होंने अपने पति को खाना बनाकर दिया, जैसे ही उस उम्र में उनसे बनता था। कच्चा पक्का खाकर दोनों दंपत्ति अपना पेट भर लेते थे और अपनी छोटी सी जिंदगी में दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन अशोक जी को हार्ट अटैक हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रेणुका जी तो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गईं। बाप की खबर सुनकर तीनों बेटे आ गए और सारी औपचारिकताएं पूरी की और सारे क्रियाक्रम खत्म हो गए तो बेटे ने एक रात धोखे से सोती हुई माँ का अंगूठा मकान के पेपर पर लगवा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ जाग गई तो नहीं करवा पाएंगे। तो उनके कदम वहीं रुक गए। बड़ा बेटा बोला, हमने मकान के पेपर पर माँ के अंगूठे का निशान तो ले लिया, लेकिन उस बुढ़िया का अब क्या करें? दूसरा बेटा बोला, अरे करना क्या है, वृद्धाश्रम या कहीं मंदिर में छोड़ आते हैं, हमारी भी जान छूटेगी। इतना कहकर सारे बेशर्म की तरह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपने बेटे की बातें सुनकर रेणुका जी सकते में आ गई। बेटे इतना गिर जाएंगे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह सोचने लगी, जिन बेटे को भरे जाड़े में रजाई से बाहर तक नहीं निकलने देती थी, आज वही बेटे उसे इतनी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हैं। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कुछ ही पल में वह खुद को संभालते हुए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। सबकी नज़रों से बचकर सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गईं, बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। कुछ ही देर में जब रेणुका जी पुलिस के साथ घर पहुंची तो बेटे बहू के होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त भी वह अपनी माँ की अलमारी की तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई गहना तो नहीं है। बड़ा बेटा लड़खड़ाते हुए बोला, माँ यह सब क्या है? तभी चटाक की आवाज़ से बड़े बेटे का सिर घूम गया। माँ जी यह क्या बदतमीजी है, हम तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपके कपड़े रख रहे थे। रेणुका जी बोली, अरे वाह बहू, अपने ससुर जी के जाते ही तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र होने लगी। इतने में ही दूसरा थप्पड़ बहू के गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर झूठ बोलने की कोशिश भी की तो दूसरा बेटा बोला, पर माँ हुआ क्या है? आप ऐसे पुलिस के साथ यहाँ हमारे घर क्यों आई हैं?
मेरा मतलब आपने पुलिस को क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? इतना कहकर रेणुका जी अंदर कमरे में गई तो बेटे बहू डर से थर थर कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शायद माँ को उनकी सच्चाई का पता चल गया था। अंदर से रेणुका जी बड़े बेटे के कमरे में घर के कागजात निकाल कर लाई और वह अपनी माँ को देखकर बेटे बहू को सांप सूंघ गया। वह देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह है मेरी नालायक औलाद जिसने धोखे से मेरा अंगूठा लगा लिया। ले जाइए इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। इन लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तीनों बेटा बहुए डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए रेणुका जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर हम जेल चले गए तो आपके पोते पोतियों का क्या होगा? उन पर तो तरस खाइए। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पोते पोतियों के बारे में सोचकर रेणुका जी को उन बच्चों पर दया आ गई और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आइंदा से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। रेणुका जी के कहने पर पुलिस वालों ने उनके बेटे बहू को छोड़ दिया। तीनों बेटे बहुए वहाँ से सर झुकाकर चले गए। रेणुका जी अब उस घर में अकेली रह रहे थे और वहीं उनके तीनों बेटे और बहुएं दूसरी जगह किराए का घर लेकर रहने लगे थे। वहीं दूसरी ओर रेणुका जी ने आधे घर को किराए पर दे दिया जिससे उनका घर खर्च चल रहा था। अब कभी कभी उनके बेटे और बहुएं उनसे माफ़ी मांगने आते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। हम इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि घर चलाएं और किराया भी दें। लेकिन रेणुका जी नहीं मानती हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपना सब कुछ उन पर लुटा देते हैं वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं और ना ही उनकी कदर करते हैं। तो दोस्तों, रेणुका जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।